नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे हाथ में एक बहुत ही दिलचस्प चीज लगी है। ये कोई रिपोर्ट या कोई रिसर्च पेपर नहीं है, बल्कि एक रेज्यूमे है प्रतिभा बैनर्जी का। पहली नजर में देखें तो ये एक प्राइमरी स्कूल टीचर की नौकरी के लिए मतलब एक सामान्य सी अर्जी लगती है, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें ना तो इसमें कहानी छुपी है, मेहनत और जुनून की कहानी। तो आज हम इसी की परतें खोलेंगे और देखेंगे कि असल में ये एक पन्ने का कागज प्रतिभा बैनर्जी के बारे में क्या कहानी सुनाता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कुछ बेसिक बातें। नाम है प्रतिभा बैनर्जी, उम्र लगभग 22 साल, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर की रहने वाली हैं। रेज्यूमे के ऑब्जेक्टिव या मकसद वाले सेक्शन में वो खुद को एक जोशीली और समर्पित टीचर बताती हैं, जिन्हें उनके हिसाब से 3 साल से ज्यादा का अनुभव है और वो खास तौर पर कक्षा 3 से 5 तक विज्ञान पढ़ाना चाहती हैं। सब कुछ बहुत साफ है, लेकिन यहीं पर मेरा पहला सवाल अटकता है। 22 साल की उम्र और 3-4 साल का अनुभव, ये थोड़ा मतलब चौंका आता है। और यही इस रेज्यूमे की पहली परत है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। ज्यादातर लोग इस उम्र में, आप सोचिए, अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे होते हैं, है ना? बिल्कुल, बस करियर शुरू ही हो रहा होता है। अनुभव की दुनिया में बस कदम रख रहे होते हैं। तो ये दावा हमें तुरंत ये देखने के लिए मजबूर करता है कि भाई ये अनुभव आया कहाँ से? क्या ये उनकी पढ़ाई के साथ साथ चल रहा था? ये एक बहुत होशियारी से लिखा गया ऑब्जेक्टिव है जो किसी भी रिक्रूटर को कह सकते हैं कि आगे पढ़ने के लिए मजबूर कर देता है, एक हुक की तरह। बिल्कुल, ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि एक ठोस दावा है जिसे उन्हें आगे सही साबित करना होगा। तो चलिए इसी हुक को पकड़कर उनके एकेडमिक सफर पर चलते हैं। देखते हैं कि ये अनुभव उनकी पढ़ाई के साथ कैसे फिट बैठता है। तो 2019 में उन्होंने 10वीं पास की CISE बोर्ड से, यानी ICSE। हाँ, ICSE। फिर 2021 में 12वीं पश्चिम बंगाल के स्टेट बोर्ड से, यानी WBCHSE से 84% नंबरों के साथ। अच्छा। विषय थे बायोसाइंसेज, गणित और अंग्रेजी। यहां तक तो सब सीधा लगता है। अभी वो दुर्गापुर गवर्नमेंट कॉलेज से जूलॉजी में ऑनर्स कर रही हैं, जो 2027 में पूरा होगा। और उनका प्रदर्शन भी मतलब काफी शानदार है। पहले 2 सेमेस्टर्स में 8.5 CGPA से ऊपर। बहुत अच्छा। लेकिन यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। रिज्यूमे में एक अलग से सेक्शन है जिसका नाम है गैप इन्फॉर्मेशन। अब ये देखकर कोई भी रिक्रूटर थोड़ा सावधान हो जाएगा। गैप क्यों? हाँ, आमतौर पर ये जो गैप शब्द है ना, वो रेज्यूमे में एक रेड फ्लैग जैसा होता है। सही बात है। लेकिन यहाँ उन्होंने जिस तरह से इसे पेश किया है वो कमाल का है। असल में ये कोई गैप है ही नहीं। उन्होंने बताया है कि 2021 में 12वीं के बाद उन्होंने माइकल मधुसूदन मेमोरियल कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स में एडमिशन लिया था, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से उन्हें वो कोर्स बीच में ही छोड़ना पड़ा। ओह, तो ये बात है। ये तो किसी के लिए भी बहुत मुश्किल दौर रहा होगा। बिल्कुल, लेकिन जो बात इसे फैसिनेट करती है वो ये है कि उन्होंने इसे अपनी कमजोरी की तरह नहीं, बल्कि अपनी कहानी के एक अहम हिस्से की तरह पेश किया है। उन्होंने हार नहीं मानी, कोर्स छोड़ा, लेकिन पढ़ाई नहीं। उन्होंने दोबारा शुरुआत की और एक दूसरे कॉलेज में जूलॉजी ऑनर्स में एडमिशन ले लिया। मैंने कई इंटरव्यू लिए हैं जहां लोग अपने करियर गैप को छुपाने की कोशिश करते हैं या उसके बारे में बात करने से कतराते हैं। बिल्कुल, यहाँ उन्होंने पूरी ईमानदारी और हिम्मत से इसे सामने रखा है। ये उनके सिर्फ पढ़ने की इच्छा को नहीं, बल्कि मुश्किलों से लड़ने के जज्बे को दिखाता है। ये जानकारी उनके CGPA से कहीं ज्यादा कीमती है। एक तरह से ये उनके कैरेक्टर का सर्टिफिकेट है। सही कहा आपने। ये संघर्ष और वापसी की एक छोटी सी कहानी है जो इस रेज्यूमे में छिपी है, और मुश्किलों से लड़ने का यही जज्बा उनके काम करने के तरीके में भी साफ झलकता है। अगर हम उनके अनुभव वाले हिस्से को देखें, जिसने शुरू में हमारा ध्यान खींचा था, तो पता चलता है कि यह सिर्फ कोई पार्ट टाइम काम नहीं था, बल्कि एक गंभीर कोशिश थी। उन्होंने 4 साल से ज्यादा होम ट्यूशन देने की बात लिखी है, और दायरा भी काफी बड़ा है, कक्षा 3 से लेकर 10 तक। और ये सिर्फ सालों की गिनती नहीं है। आप उन स्कूलों की लिस्ट देखिए जिनके बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है। दुर्गापुर के लगभग सभी बड़े और जाने माने स्कूल इसमें शामिल हैं। हेमशिला, प्रणवानंद विद्या मंदिर, DAV, कार्मेल कॉन्वेंट, सेंट जेवियर्स, पूरी लिस्ट है। जी, ये लिस्ट दिखाती है कि उनकी पढ़ाने की काबिलियत पर माता पिता को भरोसा है। इसमें एक और बात है, इन स्कूलों में कुछ CBSE बोर्ड के हैं और कुछ CISE के। क्या इससे कोई खास फर्क पड़ता है? मतलब पढ़ाना तो पढ़ाना है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है हाँ, इससे बहुत फर्क पड़ता है।
ये सिर्फ अलग अलग सिलेबस रटने की बात नहीं है, ये दिखाता है कि वो समझती हैं कि सीखने के अलग अलग तरीके होते हैं। अच्छा। सीबीएसई का छात्र शायद कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान देता है, एप्लीकेशन पर जोर देता है, जबकि सीआईएसई का छात्र भाषा, प्रेजेंटेशन और विषय की गहराई पर ज्यादा ध्यान देता है। एक प्राइमरी टीचर जिसे बच्चों में विज्ञान की नींव डालनी है, उसके लिए ये समझना कि एक ही चीज को 3 अलग अलग तरीकों से कैसे समझाया जा सकता है, ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है। अरे वाह! ये उनकी अनुकूलन क्षमता, उनकी अडेप्टेबिलिटी का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में फिर भी है, होम ट्यूशन का अनुभव चाहे कितना भी अच्छा हो, क्या वो एक असली क्लासरूम के माहौल की जगह ले सकता है? होम ट्यूशन में तो अक्सर 1 या 2 बच्चे होते हैं। 30-40 बच्चों की क्लास को संभालना तो बिल्कुल अलग बात है। कहीं एक रिक्रूटर ये ना सोचे कि ये अनुभव असल क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए नाकाफी है। इसका अंदाजा था, इसीलिए उन्होंने अपनी योग्यताओं में एक और बात साफ साफ लिखी है। लेकिन उस पर आने से पहले मैं ट्यूशन के अनुभव पर एक बात और जोड़ना चाहूंगी। जी। कक्षा 3 से 10 तक पढ़ाने का मतलब है कि उन्होंने एक बच्चे को एकेडमिकली बड़े होते हुए देखा है। वो समझती हैं कि 8 साल के बच्चे का ध्यान कैसे खींचा जाए और 15 साल के किशोर के मुश्किल सवालों का जवाब कैसे दिया जाए। सही बात है। ये समझ किताबों से नहीं, सिर्फ जमीनी अनुभव से आती है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। उनके अनुभव में एक और चीज है, कॉलेज के छात्रों को स्पोकन इंग्लिश सिखाना। ये तो बिल्कुल ही अलग फील्ड हो गई। हाँ, और ये उन्हें सिर्फ एक साइंस टीचर से ज्यादा एक कम्युनिकेशन एक्सपर्ट के तौर पर भी पेश करता है। जरा सोचिए, एक युवा लड़की जो खुद कॉलेज में पढ़ रही है, वो दूसरे कॉलेज के छात्रों को अंग्रेजी बोलना सिखा रही है। ये तो आत्मविश्वास दिखाता है। बिल्कुल, ये उनके आत्मविश्वास और भाषा पर उनकी पकड़ को दिखाता है। आज के स्कूलों में जहां कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स पर इतना जोर है, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो अब आते हैं आपके उस पॉइंट पर जो मेरे क्लासरूम मैनेजमेंट वाले सवाल का जवाब देता है, अन्य योग्यताएं या अदर क्वालिफिकेशंस वाले सेक्शन में। मुझे तो ये किसी खजाने के पिटारे जैसा लग रहा है, जहां से एक के बाद एक नई चीज निकल रही है। यहीं पर उन्होंने लिखा है कि उन्हें एक साथ 15 छात्रों तक की क्लास को मैनेज करने का अनुभव है। और ये रहा आपके सवाल का जवाब। हाँ, ये जानकारी सीधे तौर पर रिक्रूटर की उस चिंता को दूर करती है। होम ट्यूशन का मतलब हमेशा एक से एक पढ़ाना नहीं होता, बैच ट्यूशन भी होते हैं। 15 बच्चों का एक समूह संभालना एक छोटी क्लास को संभालने जैसा ही है। सही है। करना भी जानती हैं। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है अपने अनुभव को क्लासरूम की जरूरतों के हिसाब से पेश करने का। एक मिनट, यहाँ कुछ ऐसा है जिसकी मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। ज़ूलॉजी की पढ़ाई के साथ प्रोग्रामिंग, जावा, क्यूबेसिक, HTML, ये कहाँ से आया? मुझे लगा था हम सिर्फ बायो साइंसेस की बात कर रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा चौंकाता है। लिखा है कि ये ICSE में 10वीं कक्षा के स्तर का ज्ञान है। हाँ, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, लेकिन ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। आज से 10 साल पहले शायद कोई इस पे ध्यान भी नहीं देता, लेकिन आज जब हम स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स की शिक्षा पर इतना जोर दे रहे हैं, तब एक साइंस टीचर के लिए कोडिंग की बेसिक समझ होना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या ये व्यावहारिक रूप से उपयोगी है, या ये सिर्फ रिज्यूमे को भरा पूरा दिखाने के लिए लिखा गया एक पॉइंट है? मतलब कक्षा 3 के बच्चे को विज्ञान पढ़ाते हुए जावा का क्या काम? सीधे तौर पर शायद कोई काम ना हो, लेकिन ये उम्मीदवार की सोच के बारे में बहुत कुछ बताता है। अच्छा। प्रोग्रामिंग का आधार लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। आप एक बड़ी समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं और फिर उसका समाधान निकालते हैं। विज्ञान सिखाने का तरीका भी तो यही है। ये दिखाता है कि उनकी तार्किक सोच बहुत मजबूत है। ये उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान रटाने वाले टीचर से अलग करता है। ये दिखाता है कि वो कैसे सोचना है ये सिखा सकती हैं, न कि सिर्फ क्या सोचना है। ये एक बहुत ही गहरा विश्लेषण है, मैंने इस तरह से सोचा ही नहीं था। इसके अलावा कुछ और प्रैक्टिकल स्किल्स भी हैं, जैसे 34 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अच्छा ज्ञान। बिल्कुल, हाँ, ये वो बेसिक स्किल्स हैं जिनके बिना आज काम चलाना मुश्किल है। इससे पता चलता है कि वो तकनीकी रूप से सक्षम है और स्कूल के जो प्रशासनिक काम होते हैं, रिपोर्ट कार्ड बनाना, प्रेजेंटेशन तैयार करना, हाँ, उन सब में भी आसानी से हाथ बटा सकती हैं। अब आते हैं भाषा और नेतृत्व पर। उन्होंने लिखा है कि वो अंग्रेजी, बंगाली और हिंदी तीनों भाषाओं में माहिर हैं। ये तो किसी भी स्कूल के लिए एक जैकपॉट जैसा है, खासकर ऐसे स्कूल के लिए जहां अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं। निश्चित रूप से।
त्रिभाषी होना आज के भारत में एक सुपर पावर की तरह है। ये उन्हें न सिर्फ छात्रों से बल्कि उनके माता पिता से भी बेहतर ढंग से जुड़ने में मदद करेगा। सोचिए, वो हर किसी से उसकी अपनी भाषा में आराम से बात कर सकती हैं। ये विश्वास बनाने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और नेतृत्व की बात करें तो उन्होंने कॉलेज की इंस्टीट्यूशंस इनोवेशंस काउंसिल यानी IIC में भी काम किया है। ये क्या होता है? आई गई है। ये वो बॉडी होती है जो कॉलेज में नए आइडियाज और प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देती है। अच्छा। इसका सदस्य होना दिखाता है कि वो सिर्फ अपनी क्लास और पढ़ाई तक सीमित नहीं है। वो पहल करती हैं, अतिरिक्त जिम्मेदारियां लेती हैं और एक टीम में काम करना जानती हैं। तो ये उनके संगठनात्मक कौशल का एक ठोस सबूत है। बिल्कुल। और आखिर में उनकी हॉबीज डांसिंग, नॉवल पढ़ना और संगीत सुनना, ये उनके व्यक्तित्व को मतलब एक संपूर्णता देता है। हाँ, ये दिखाता है कि वो एक संतुलित इंसान है जो सिर्फ काम और पढ़ाई में ही नहीं डूबी रहती, बल्कि उनके पास अपनी रचनात्मक और निजी रुचियां भी हैं। एक अच्छा टीचर अक्सर एक दिलचस्प इंसान भी होता है और ये सेक्शन उसी बात की तरफ इशारा करता है। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? अगर हम इस पूरे रेज्यूमे को एक साथ देखें तो हमारे सामने एक युवा, जोशीली और बेहद दृढ़ कैंडिडेट की तस्वीर उभरती है। एक ऐसी लड़की जिसने आर्थिक चुनौतियों का सामना किया लेकिन हिम्मत नहीं हारी, जिसके पास सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है बल्कि 4 साल का जमीनी अनुभव है और साथ ही कई तरह के व्यावहारिक, तकनीकी और भाषाई स्किल्स भी हैं। संक्षेप में कहूँ तो ये रेज्यूमे सिर्फ जानकारी की एक लिस्ट नहीं है, ये एक कहानी कहता है। सही। और यही शायद सबसे बड़ा सबक है। आपका रेज्यूमे सिर्फ ये नहीं बताना चाहिए कि आपने क्या किया है, उसे ये बताना चाहिए कि आप कौन हैं। प्रतिभा ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी यानी कोर्स छोड़ने की घटना को अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी हिम्मत और लगन की कहानी का सबसे अहम हिस्सा बना दिया। उनकी असली ताकत उनका जमीनी ट्यूशन का अनुभव और मुश्किलों से लड़ने का यही जज्बा है। इस पूरी चर्चा के बाद कुछ सवाल मेरे जहन में घूम रहे हैं। पहला तो ये कि ये देखते हुए कि उनकी अपनी कॉलेज की पढ़ाई 2027 में पूरी होगी, एक स्कूल का माहौल उन्हें एक टीचर के तौर पर योगदान देने और साथ ही अपनी पढ़ाई पूरी करने में कैसे मदद कर सकता है? एक सिम्बायोटिक रिश्ता कैसे बन सकता है? बिल्कुल। और शायद इससे भी बड़ा सवाल किसी भी भर्ती करने वाली संस्था के लिए यह है कि एक उम्मीदवार का जुनून, उसकी हिम्मत और उसका सालों का व्यवहारिक अनुभव जो यहाँ साफ साफ दिख रहा है, एक अधूरी औपचारिक डिग्री के सामने कितना वजन रखता है। ये बहुत जरूरी सवाल है। इन सवालों पर सोचना वाकई जरूरी है।